आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। सेना ने पुलिस के साथ मिलकर 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आज की मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें से 38 आतंकी सिर्फ इस महीने मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस, सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने रनीपोरा इलाके में संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर किया है। घटनास्थल से राइफल और पिस्टल बरामद की गई। कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से पैर पसारती जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। 55 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 67% कोरोना के मामले 10 देशों से आए हैं। बात की जाए भारत की, तो देश में कोरोना के मामले 5,49,197 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,486 की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना से 3,21,774 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में डीजल पेट्रोल के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि 23वें दिन भी डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। बता दें जहां पेट्रोल 5 पैसे तो वहीं डीजल 13 पैसे का इजाफा हुआ है। यूं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत होने से समाज के हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसके बावजूद शनिवार 29 जून को भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी करी। कोरोना संकट काल से जहां पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, वहीं इसका असर उत्तराखंड के नाव चालकों पर भी पड़ा है। यहां के मुख्य आकर्षण नैनी झील को भी सैलानियों के साथ अच्छे दिनों का इंतजार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद वीकेंड के दौरान सरोवर नगरी नैनीताल में इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आ रहे हैं और सरोवर नगरी की नैसर्गिक सुंदरता लुत्फ उठा रहे हैं। जहां मैदानी क्षेत्रों में पारा आसमान को छू रहा है, तो वहीं नैनीताल का मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे नैनीताल के सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, मगर नैनीताल आने के बाद नौकायन बंद होने के चलते नौकायन का लुत्फ नहीं उठा सके। बहुत ज्यादा है। पहले आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे पूरे ताल में घूमते थे, देखते थे। अब कोई नहीं है यहाँ पे, लोग ही नहीं है। बहुत अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा। आए इसलिए थे कि वोटिंग करेंगे और यहाँ के पता चला कि वोटिंग बंद है और सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्द्वानी में से काफ़ी बेटर है। लेकिन हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा था कि वोटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल वोटिंग बंद है। हाँ, वोटिंग नहीं हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात से थोड़ा अपसेट है। लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो अच्छा है। नैनी झील में सैलानियों को नौका विहार कराकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 300 लोगों के सामने भी 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता रहे, नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील में 312 नावों का संचालन होता है और नाव चलाने वाले लोग नेपाल, बिहार के साथ ही पहाड़ों के रहने वाले हैं, जो इसी काम पर निर्भर रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में नाव कारोबारियों को अब सिर्फ सरकार से उम्मीद है कि वो उनकी तरफ से भी अपनी नजरें इनायत करें और इस कारोबार से जुड़े करीब 600 परिवारों की सुध ले। नाव चालक समिति के अध्यक्ष राम सिंह का कहना है कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। साल में 2 बार नाव की रिपेयरिंग की जाती है, जिससे उसे सड़ने गलने से बचाया जा सके और सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि रोजी रोटी का संकट न खड़ा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नाव चलाने की अनुमति दे, जिससे रोजी रोटी का संकट दूर हो सके। 3 महीने से जो लॉकडाउन लगा है, इसमें हमारे 500 परिवारें जो पलती हैं नौकायन करने से, तो उनमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन का परिवार में टेंशनबाजी हो रही है। मतलब बच्चे, शाम को हम कहीं से भी घूम के घर जाते हैं तो बच्चे निराश हो जाते हैं कि हमारा मुंह देखते हुए कोई हमारे गार्जियन हमारे लिए कुछ सामान ला रहे होंगे। जब हम खाली हाथ घर जाते हैं तो उनको भी इतनी परेशानी
मतलब इतना दुख होता है कि हम क्या खाएंगे, क्या वो करेंगे। परिवार में भी बहुत परेशानी का सामना हो। एक नाव से कम एक परिवार में 5 लोग रहते हैं। 5 जनों का परिवार तो हर साल मतलब अच्छे ढंग से पलता था। इस बार तो हमको आगे को आने वाले समय में कैसे परिवार चलेगा करके ये चिंताएं बहुत हो रही है। बहरहाल कोरोना वायरस के समय आर्थिक गतिविधियों पर खासा असर पड़ा है। ऐसे में नाव चालकों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। अब नाव चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नैनीताल से के न्यूज इंडिया के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा चीन की चालबाजियों ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन के इशारों पर नेपाल भी बॉर्डर पर हरकतें में से बाज नहीं आ रहा। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का ये एपिसोड 66वां एपिसोड रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन करता है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। पीएम मोदी ने कहा कि हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने मन की बात में किसान और कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा करी। पीएम ने देश को चुनौतियों का सामना करने वाला देश बताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा देश अपने प्रधानमंत्री के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का हर नागरिक राष्ट्र के लिए समर्पित है। कोरोना जैसी महामारी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से भारत को कोरोना की नियंत्रण रख पाया है। साल 2020 चुनौतियों का वर्ष है। हम इन चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे। कोई भी देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता से ये साबित कर दिया है। देश रक्षा के लिए उनके बलिदान को पूरा देश नमन करता है। आज समय है अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने का, साथ देने का। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सृजनशीलता से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। लोकल के लिए वोकल हमारा ध्येय होना चाहिए। हर संकट का सामना करते हुए देश आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत चलाए जा रहे डिजिटल अभियान के तहत जुड़कर डिजिटल हस्ताक्षर किया। इस अभियान का उद्देश्य विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने एवं चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक सुरेंद्र सिंह, विभाग महिला प्रमुख अंजना उनियाल वालिया, महानगर संयोजक हितेश एवं महानगर प्रचार प्रमुख आधार उपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग जिले को 2 क्षेत्रों से एक बार फिर से आपस में पुलों के माध्यम से जोड़ गया है। साल 2013 की प्रलयकारी आपदा में अलकनंदा नदी का पुल बह गया था, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में पैदल आवाजाही कट गई थी। अलकनंदा नदी पर रतूड़ा धारकोट झूला पुल उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत 80 मीटर विस्तार का 5 करोड़ 48 लाख का लागत से निर्मित पैदल झूला पुल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रतूड़ा धारकोट झूला पुल का निर्माण पूरा। आपदा के 7 साल बाद पूरा हुआ निर्माण। विधायक रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने किया लोकार्पण। झूला पुल पर ग्रामीणों की आवाजाही शुरू। तल्ला, नागपुर, धनपुर, रानीगढ़ सहित 3 पट्टियां जुड़ी। प्रलयकारी आपदा की भेंट चढ़ गया था झूला पुल। शिवानंदी निर्वाणी झूला पुल का भी किया गया शिलान्यास। 7 पुलों में एक पुल पर आवाजाही शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के 2 क्षेत्र पुनः एक बार फिर से वापस में पुलों के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं।
साल 2013 की प्रलयकारी आपदा में अलकनंदा नदी पर पुल बह गए थे, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में पैदल आवाजाही कट गई थी। अलकनंदा नदी पर रतुड़ा धारकोट झूला पुल उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत 80 मीटर विस्तार का 5 करोड़ 48 लाख की लागत से निर्मित पैदल झूला पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुल का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक ने किया। यह पुल आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी पर शिवानंदी निर्वाली झूला पुल एसपीआर योजना के अंतर्गत 85 मीटर विस्तार का 3 करोड़ 77 लाख की लागत से बनने वाले झूला पुल का शिलान्यास भी विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया। इस क्षेत्र में आवागमन के लिए पुल नहीं था। क्षेत्र में लोग ट्रॉली के माध्यम से नदी पार कर रहे हैं, जिसमें बड़ी दिक्कतें स्थानीय जनता को हो रही है। पुल निर्माण होने से दोनों क्षेत्रों की जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। इस पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग मुख्यालय से नगरासू के बीच तल्ला नागपुर और धनपुर व रानीगढ़ क्षेत्र को जोड़ने के लिए 7 पुल विस्तारित है, जिसमें से 6 पुलों का कार्य प्रगति पर है और 1 पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुलों के निर्माण के बाद सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक मोटर पुल कोठगी और धोल तीर के बीच प्रस्तावित है, जिसका शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी आसानी होगी। पुल पिछली आपदा में बह गया था। बड़ी आवश्यकता, बड़ी ज़रूरत इसकी लोगों को महसूस हो रही थी। मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं इसका लोकार्पण कर पा रहा हूँ। इसके अलावा इससे 1 किलोमीटर आगे निर्वाली के पुल का भी आज हमने शिलान्यास किया है और मैंने विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सन 2022 से पहले सन 2021 में इस पुल का कार्य निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 370 लाख इसकी लागत है। एसपीआर योजना के अंतर्गत ये स्वीकृत है, केंद्र पोषित योजना है। इसको अक्टूबर 2020 में पूर्ण किया जाने का लक्ष्य है। बहरहाल पुल निर्माण हो जाने से आवाजाही में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी और ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलेगा। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित जिमली की रिपोर्ट। सीमा भारत नेपाल से लगती है, जबकि ज्यादातर बॉर्डर पूरी तरीके से खुले हुए हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा भारत नेपाल सीमा व उत्तर प्रदेश का सीमांकन करता है। भारत चीन की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नेपाल भी बेकाबू होता जा रहा है। के न्यूज इंडिया पहुंचा नेपाल बॉर्डर के पिलर नंबर 796 पर। वहां के न्यूज ने जाना हाल खुले बॉर्डर पर। भारतीय लोगों ने बताया कि जब से भारत चीन मामला गरमाया है, तभी से नेपाल द्वारा चौकियों को बढ़ा दिया गया है और सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। हमने के न्यूज़ की टीम यहाँ नेपाल बॉर्डर पर पहुंची है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में मेलाघाट गांव है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और कुछ ही दूरी पर यह नेपाल का। मैं इशारा करूंगा अपने कैमरामैन से कि पीछे जगह दिखाएंगे। ये जो पुल देख रहे हैं आप पीछे को, एक झूलिंगा पुल है, ये नेपाल का पुल है। इसी टाइप के प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन ने यहाँ बनाए हैं। ये चीन की देन है जो है नेपाल के झूले पुल को बने हैं। ऐसे अनाधिकृत कई रास्ते ऐसे हैं, नेपाल की खुली रास्ता कुछ ऐसी हैं, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है। लेकिन इस समय तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चीन और भारत की और चीन की जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, इसके चलते जहाँ चीन की सह पर नेपाल ने यहाँ चौकियाँ बढ़ा दी हैं। लगातार यहाँ गश्त चल रही है और चौकियों को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ काली नदी है, ये काली नदी कहलाती है। इसके जस्ट पार नेपाल भी है और कुछ भारत का हिस्सा भी है। और यहाँ पर कुछ ये भारत का हिस्से हैं, भारत के इंडिया लोग, नेपाल के लोग रहते हैं। लेकिन कोई भी किसी प्रकार का जो भारतीय हमारी जो बॉर्डर की सीमा है, सशस्त्र सीमा बल है आगे, और यहाँ नेपाल की पुलिस भी रहती है। अब अभी कोई ऐसा संकेत नहीं आया है सरकार का कि क्या समझौता चल रहा है, क्या बात चल रही है। लेकिन नेपाल में और भारत की स्थिति काफ़ी अभी तनावपूर्ण है। नेपाल की चाहे बात करें गश्त चौकियों की, तो चौकियाँ बढ़ा दी हैं यहाँ आर्मी की और लगातार गश्त चल रही है। और यहाँ पर कई ऐसे रास्ते ऐसे हैं जो अनाधिकृत हैं। कभी भी आदमी कैसा भी हो आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल नेपाल में पूरी तरीके से बंदी का दौर है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया,
खटीमा नेपाल बॉर्डर। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुनस्यारी को जाने वाले मार्ग में बिरथी नामक स्थान पर एक झरना 125 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये बिरथी फॉल के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। हसीन वादियों के बीच बहता हुआ ये झरना मन मोह लेता है, लेकिन ये पर्यटन विभाग की नजरों और दूर होने के साथ साथ ये वर्ष भर होने वाली चहल पहल पिछले 4 माह से कोरोना काल में सन्नाटा पसरा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में जहां हर देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उत्तराखंड पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पर लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीनों से पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुनस्यारी मार्ग में स्थित बिरथी फॉल है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 4 माह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके आसपास स्थानीय लोगों ने होटल आदि खोल रखे हैं। KNBN का पर्यटक आवास गृह भी है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन लगने के बाद से अभी कोई भी पर्यटक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जिससे यहाँ के लोगों की आय पूरी तरह से बंद हो गई है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। साल भर में आते रहता है यहाँ पे, लेकिन ये कोरोना की वजह से 3-4 महीने से एकदम सुनसानी है, रोजगार ठप पड़ा हुआ है और हालात ऐसी बेकारी हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, यहाँ पे खचाखच रहता है टूरिस्ट से। इस बार ऐसी सुनसानी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से प्रदेश का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना और वर्ष भर यहाँ पर पर्यटकों की चहल पहल रहती है, लेकिन पर्यटन विभाग और सरकार के द्वारा आज तक यहाँ पर पर्यटकों के लिए कोई भी सुविधा यहाँ नहीं बनाई गई है। जिस स्थान से यह झरना गिरता है, ना वहाँ पर फॉल के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि पर्यटन विभाग यहाँ पर पर्यटकों को सुविधा देता तो अवश्य पर्यटन को बढ़ावा मिलता। 100 किलोमीटर दूर है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो ये पहाड़ के पर्यटन को विकसित करने का इनकी एक रूपरेखा है और यहाँ पर भी वो इनकी योजनाएं हैं, यहाँ बिरथी फॉल तक पहुँचे और यहाँ का पर्यटन बढ़े। इस तरह की अपेक्षाएं यहाँ के लोग भी करते हैं और यहाँ के राज्य के लोग भी करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ का जो पर्यटन है वो अधिक से अधिक बढ़े। इसके लिए बिरथी फॉल के आसपास के एरिया को इनको विकसित करना होगा और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना होगा, तभी यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। जहां कोरोना की महामारी से पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, वहीं यदि सरकार को प्रदेश में दोबारा से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से मसूरी में कैंपी फॉल और रामनगर में कॉर्बेट फॉल को पर्यटन विभाग ने पर्यटन के नक्शे में शामिल कर यहां पर पर्यटकों को सुविधा मिलती है, उसी तरह से बिरथी फॉल को पर्यटन विभाग ने नक्शे में शामिल करना चाहिए। मुनस्यारी के बिरथी फॉल से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोन्तुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज,
कोरोना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां राजदेव जयासी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डेंगू जैसी बीमारी न फैल पाए, इसके लिए अब 500 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। वहीं लगभग 50 लीटर मैल्थीन का छिड़काव किया गया, जिसका प्रयोग फॉगिंग के लिए किया जाता है। साथ ही साथ नगर पालिका बागेश्वर द्वारा समस्त वार्डों में वाहनों के अतिरिक्त 34 महिलाओं के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य करते हुए लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा सैनिटाइजेशन को लेकर रविवार को साप्ताहिक बंदी को देखते हुए ये विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, कार्यालयों, क्वारंटीन सेंटरों के साथ साथ स्थानीय बस्तियों आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के बरसात के मौसम में धरती को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से जहां तमाम तरह के पेड़ लगाए, तो वहीं एयरपोर्ट के आसपास भी पौधारोपण का पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया गया है। सीआईएसएफ के तमाम अधिकारी और जवानों ने छायादार फलदार पौधों को लगाया, साथ ही साथ संकल्प लिया है कि इन पेड़ों की देखभाल और इन्हें हरा भरा बनाए रखेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां लैंसडाउन वन प्रभाग में कोटद्वार रेंज के जंगल क्षेत्र में एक हाथियों का झुंड सिद्धबली मंदिर के पास सड़क किनारे देखा गया है, जिसे देखते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना वनकर्मी को दी। वहीं मौके पर पहुंचे वनकर्मी ने आने जाने वाले वाहनों को और लोगों को सड़कों की दोनों अलग अलग साइड्स पर रोक दिया, जिसके बाद हाथियों का झुंड सड़क पार कर वहां से निकल पाया। वहीं लोगों का कहना है कि एक हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए सिद्धबली मंदिर परिसर के पास नदी किनारे आ गया था। वह हाथियों का झुंड सड़क पार करते हुए सड़क के किनारे खड़े ट्रक के पीछे दौड़ गया, जिस वजह से वहां पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। हाथी आए थे तो वो पानी, उनको बहुत प्यास लगी थी तो पानी पीने आए थे, तो उन्होंने फिर गाड़ी वाड़ी रुकवाई, तो वो हाथी बहुत सारे झुंड में थे, उनके साथ बच्चे भी थे, तो वो नीचे आए। मतलब वो नीचे आने में पहले डर रहे थे, तो उसके बाद वो एक तो गाड़ी रोकी तो एकदम नीचे आ गया, तो उनमें से एक हाथी बाद में आक्रामक हो गया, तो गाड़ी वो अटैक के लिए दौड़ा, तब वो ट्रक का हॉर्न बजाया, लोगों को भगाया, तो वो वापस चला गया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के दरऊ चौकी पुलिस ने एक युवक को लाखों के स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए युवक इससे पहले भी जेल जा चुका है और कई थानों में दर्ज मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। ऐसे तस्कर को पकड़ने के लिए उत्तराखंड के कई जनपदों की पुलिस लगी हुई थी। किच्चा कोतवाली क्षेत्र के दरऊ चौकी की पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक शहवेज खान दरऊ गांव का रहने वाला है और वो काफी लंबे समय से स्मैक तस्करी का काम करता है, जिसके चलते ये कई जिलों की पुलिस के रडार पर भी था। दरऊ चौकी पुलिस ने आज चेकिंग के दौरान युवक शहवेज को पकड़ा तो लगभग उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये दरऊ चौकी क्षेत्र में काफ़ी दिनों से इस टाइप की शिकायतें मिल रही थी, जिसके लिए हम लोग लगे भी थे। हमारे कुछ जवान जो हैं, हमारे चौकी इंचार्ज हैं, उसमें कल जो है एक लड़का वहाँ पे दिखाई दिया। जैसे ही उसको टोका तो वो भागने लगा और उसके हाथ से जो है कुछ स्मैक मिली, जिसमें लगभग 9 ग्राम के करीब स्मैक है और उसको आज उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया है। मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मानसून के समय आने वाली आपदा बाढ़ को देखते हुए डोईवाला की तहसील प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र में 3 नदियां हैं, जिसमें बरसात के मौसम में अक्सर बाढ़ का कहर देखने को मिल जाता है। इसलिए तहसील प्रशासन ने बारिश के कारण नदियों में आने वाली बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए जहां अधिकारियों की तैनाती कर दी है, साथ ही साथ आपदा कंट्रोल रूम के साथ क्षेत्र में 3 राहत चौकी बना दी गई है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी हो पाए।
काशीपुर में बीते रोज 2 महिला पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके चलते आईटीआई थाने के पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग के बाद देर शाम जिले के पुलिस कप्तान काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ आईटीआई थाना और अनन्या होटल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काशीपुर में देर शाम जिले के पुलिस कप्तान परिंदरजीत सिंह ने बाजपुर रोड स्थित क्वारंटीन सेंटर आईटीआई थाना पहुंचकर जहां उन्होंने क्वारंटीन पुलिसकर्मियों को मनोबल भी बढ़ाया है। कल हमारे यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है आईएम काशीपुर में, हमारी 2 महिला कांस्टेबल का टेस्ट किया गया था 1 हफ्ता पहले, जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाया गया कि काफ़ी सारे कर्मचारी आईटीआई थाने से हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आए उन लोगों के, उन सब में तकरीबन 23 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया है। उत्तराखंड के बाजपुर में केंद्र सरकार की वर्चुअल रैली की गई। आपको बता दें जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए किए गए कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन हर विधानसभा में वर्चुअल रैली आयोजित कर लोगों को ऐप के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज बाजपुर विधानसभा में वर्चुअल रैली आयोजित की गई। वर्चुअल रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का विस्तार से बताया, साथ ही साथ कोरोना का हाल के दौरान किए गए कार्यों को भी हवाला दिया है। बाजपुर विधानसभा में आयोजित वर्चुअल रैली में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या सहित सैकड़ों लोग ऐप से जुड़कर वर्चुअल रैली में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने कहा कि वर्चुअल रैली का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। मैं अपने उत्तराखंड के जो हमारे प्रमुख, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमने इन 3 सालों का लेखा जनता के सामने रखने की कोशिश भी कर रहे हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से। ये विडंबना है, दुर्भाग्य है कि बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी भी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।